नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल अनकहा सच पर। आज की ये कहानी किसी कल्पना पर आधारित नहीं है, बल्कि उन पुलिस फाइलों से निकली है जिन्हें सालों पहले अनसुलझा कहकर बंद कर दिया गया था। बनारस की गलियों में लोग आज भी इस नाम को लेने से डरते हैं। ये कहानी है एक ऐसे वादे की जिसे वक्त भी नहीं मिटा सका। अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो शायद ये कहानी आपके लिए नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम आर्यन है। मैं कोई कहानीकार नहीं हूँ, बस एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी जड़ों को तलाशने निकला था और खुद ही एक राज बनकर रह गया। बनारस के उस पुराने मोहल्ले में जब मैं अपने पुश्तैनी मकान के सामने खड़ा हुआ तो मुझे लगा कि मैं बस एक पुरानी हवेली में कदम रख रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने वो भारी पीतल का ताला खोला, एक ठंडी बेजान हवा ने मेरा स्वागत किया। वो हवा ऐसी थी जैसे किसी ने सदियों से अपनी सांसें रोक कर रखी हों। हवेली के अंदर का मंजर अजीब था। धूल की परतों के नीचे सारा सामान वैसे ही पड़ा था जैसे 70 साल पहले छोड़ा गया हो। आर्यन ने जैसे ही सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि हवा में कुछ बदल रहा है। चमेली की एक बहुत तेज खुशबू कमरे में फैलने लगी। ये खुशबू इतनी ताज़ा थी कि उसे लगा शायद खिड़की के बाहर कोई पेड़ खिला हो। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस घर के आसपास कोई हरियाली नहीं थी। वो चमेली की महक शुरू में अच्छी लगी, पर धीरे धीरे वो भारी होने लगी। इतनी भारी कि मेरा दम घुटने लगा। और उस मिठास के पीछे कुछ और भी था। जैसे जैसे रात गहराती गई, उस खुशबू के नीचे से मांस के सड़ने की एक विभत्स बदबू आने लगी। ऐसी बदबू जो सिर्फ शमशानों में आती है। मुझे लगा शायद कोई जानवर मर गया होगा, पर वो गंध हर पल मेरा पीछा कर रही थी। मैं जहां भी जाता वो बदबू मेरे साथ चलती। रात के सन्नाटे में आर्यन अपनी डायरी लिख रहा था, तभी उसे हवेली के दूसरे छोर से किसी के चलने की आवाज आई। तड़ तड़ तड़, जैसे कोई सूखी लकड़ियां तोड़ रहा हो। आर्यन ने टॉर्च जलाई और गलियारे की तरफ देखा। वहां एक साया खड़ा था। एक औरत, लाल रंग की बनारसी साड़ी में लिपटी हुई, जिसके बाल जमीन को छू रहे थे। मैंने आवाज दी। मुझे लगा शायद कोई रास्ता भटक गया है। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। चांदनी की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो इतनी सुंदर थी कि मेरी सांसें रुक गईं। उसका चेहरा संगमरमर जैसा सफ़ेद था, पर जैसे ही वो मेरे करीब आई, मेरा खून जम गया। वो मुस्कुरा रही थी, पर उसकी मुस्कान सामान्य नहीं थी। उसके होठ खिंचते ही जा रहे थे, यहाँ तक कि उसकी मुस्कान उसकी ठुड्डी के किनारों तक पहुँच गई। और उसकी आँखें, वो बिल्कुल गोल थीं, काली, गहरी और स्थिर। उसने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाईं। वो बस मुझे देख रही थी, उस डरावनी चौड़ी मुस्कान के साथ। आर्यन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी नज़र उस औरत के पैरों पर पड़ी। साड़ी के नीचे से जो दिख रहा था वो किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। उसके पैर घुटनों से नहीं बल्कि टखनों से पूरी तरह पीछे की ओर मुड़े हुए थे। वो सीधी नहीं खड़ी थी, बल्कि उसके शरीर का पूरा ढांचा ही उल्टा था। जब उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो वही आवाज़ गूंजी, तड़ तड़ तड़। उसकी हड्डियां आपस में रगड़ खा रही थीं। मैं भागकर अपने परदादा के पुराने कमरे में घुस गया और अंदर से कुंडी लगा दी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कि कहीं वो बाहर उस चीज़ को सुनाई ना दे जाए। वहां मुझे एक पुराना संदूक मिला। उसके अंदर एक काली डायरी थी। मैंने उसे खोला तो पाया कि मेरे परदादा ने एक यक्षिणी को सिद्ध किया था। उन्होंने दौलत और शोहरत के बदले अपने खानदान की तीसरी पीढ़ी का पहला बेटा उसे सौंपने का वादा किया था। वो बेटा मैं था। डायरी के पन्नों पर लिखा था, वो आएगी, वो अपना हक मांगेगी, उसे खुशबू पसंद है, उसे मांस पसंद है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। जैसे ही आर्यन ने वो आखिरी लाइन पढ़ी, कमरे की सारी लाइटें एक झटके में बुझ गईं। चमेली की वो गंध अब इतनी विभत्स हो गई थी कि आर्यन को उल्टियां होने लगीं। कमरे के कोने से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ये कोई मानवीय आवाज़ नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी कब्र बोल रही हो। मुझे महसूस हुआ कि मेरे बिस्तर के नीचे से कुछ ठंडा निकल रहा है। अदृश्य बर्फीली उंगलियां मेरे पैरों को छूने लगीं। मैंने टॉर्च चलाई तो देखा कि वो औरत अब छत से लटकी हुई थी। उसका चेहरा अब सुंदर नहीं था। उसकी त्वचा फटने लगी थी जैसे पुरानी पपड़ी उतर रही हो। उसकी आंखों से सफ़ेद मवाद बह रहा था। उसने अपनी गर्दन को पूरी तरह घुमाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा अट्टहास था। वो कह रही थी, वादा। मेरा वादा कहाँ है? आर्यन ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था। वो चुड़ैल अब छत से नीचे उतर रही थी। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से लंबा हो रहा था।
उसकी हड्डियां चटकने की आवाज़ें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। उसने अपने लंबे काले नाखूनों से आर्यन का चेहरा पकड़ा। जहां जहां उसके नाखून छुए वहां से खाल काली पड़कर गलने लगी। मैं चीखना चाहता था, पर मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने देखा कि मेरी अपनी छाया ज़मीन से उठकर उसके पैरों में समा रही है। वो मुझे खा नहीं रही थी, वो मुझे सोख रही थी। मुझे महसूस हुआ कि मेरे अपने पैर भी धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ रहे हैं। दर्द इतना भयानक था कि मेरी आंखें फटने लगीं। उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसकी सांसों से मौत की बू आ रही थी। अगली सुबह जब लोगों ने हवेली का दरवाज़ा खुला देखा तो अंदर कोई नहीं था। आर्यन का सामान वहीं था, उसकी डायरी मेज़ पर खुली पड़ी थी। पुलिस को फर्श पर चमेली के कुछ सूखे फूल मिले और दीवारों पर गहरे नाखूनों के निशान जो छत की तरफ जा रहे थे। आर्यन को कभी ढूंढा नहीं जा सका। लोग कहते हैं कि वो चुड़ैल उसे अपने साथ उस आयाम में ले गई जहां वक्त ठहर जाता है। बनारस के उस मोहल्ले में आज भी लोग सूर्यास्त के बाद उस हवेली के पास से नहीं गुजरते, क्योंकि सन्नाटा होने पर आज भी वहां से वही आवाज आती है, तड़ तड़ तड़। और अगर आपको कभी अचानक चमेली की खुशबू आए जिसके नीचे सड़ते मांस की गंध आए, तो समझ लेना कि वो आपके पीछे खड़ी है। और याद रखना, उसकी मुस्कान बहुत चौड़ी है। तो दोस्तों, ये था अनकहा सच। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो अतीत के दरवाजों को बंद ही रहने दें। सब्सक्राइब करें ऐसी ही और कहानियों के लिए। सावधान रहें।